मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम इन ऑनलाइन क्लास 6 क्लास चैप्टर 3 सरकार क्या है। इसके पहले मैंने कल आपको पढ़ाया था इसके पहले वाली क्लास में कि सरकार और सरकार के स्तर। ठीक है, आज हम पढ़ेंगे सरकार एवं कानून। सरकार कानून बनाती है, ये सबको पता है कि अगर कानून बनाने का दायित्व किसका होता है, सरकार का होता है। और देश में रहने वाले सभी लोगों को वो कानून मानने होते हैं। हमारे लिए सरकार द्वारा बनाए गए कानूनों को मानना हमारे लिए बहुत अति आवश्यक है और वो हमारे सुरक्षा के लिए ही बनाए गए हैं। केवल यही वो तरीका है जिसमें सरकार काम कर सकती है और सरकार के पास जैसे कानून बनाने की ताकत होती है वैसे ही ये ताकत भी होती है कि लोगों को कानून बनाने के लिए बाध्य करे। कि अगर कोई व्यक्ति कानून को नहीं मान रहा है, उसका पालन नहीं कर रहा है, तो सरकार के पास ये अधिकार भी है कि वो जनता से उस कानून को पालन करवाने के लिए उसको मजबूर भी कर सकती है, उसको बाध्य कर सकती है। उदाहरण के लिए एक कानून है कि गाड़ी चलाने वाले के पास लाइसेंस होना चाहिए। ये सबको पता है कि अगर आप 18 साल से ऊपर या 18 साल से ऊपर वालों का लाइसेंस बनता है। और क्या बोलते हैं, जो व्यक्ति अगर लाइसेंस, अभी आपने देखा कि अभी अपने यहाँ पे बहुत ज्यादा चालान बन रहे हैं, हेलमेट नहीं पहन रहा है जिसका चालान बन रहा है, जिसके लाइसेंस नहीं है उसका चालान बन रहा है, कार वगैरह में जिससे सीट बेल्ट नहीं बांध रखी है उसका चालान बन रहा है। तो ये सब क्या है, हमारी सरकार के द्वारा नियम बनाए गए हैं जिनका पालन करना हमें अति आवश्यक है और ये हमारी सुरक्षा के लिए, क्योंकि अगर आप हेलमेट नहीं पहनते, अगर दुर्घटना होती तो आपकी उसमें मृत्यु हो सकती है। तो ये सारी सुविधाएं किस लिए बनाई गई हैं, हमारी सुरक्षा को देखते हुए। सरकार जो कार्रवाई कर सकती है, उसके अलावा अगर लोगों को लगे कि कानून का ढंग से पालन नहीं हो रहा है तो वो कुछ कदम उठा सकते हैं। उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को ये लगे कि उसका धर्म या उसकी जाति के कारण किसी भी नौकरी में नहीं लिया गया है, वो न्यायालय जा सकता है या दावा कर सकता है कि कानून का पालन नहीं हो रहा है। कि अगर कोई व्यक्ति को उसकी जात के अनुसार, उसकी जाति के अनुसार उसको निम्न समझा जा रहा है या उसको कोई नौकरी नहीं दे रहा है या उसके साथ दुर्व्यवहार किया जा रहा है, तो हमें न्यायालय में जाने का पूरा अधिकार है और हम अपने खिलाफ हो रहे इस विरोध, अत्याचार को या दुर्व्यवहार को हम न्यायालय में अपने हक के लिए हम उसमें जा सकते हैं और अपने हक के लिए बोल सकते हैं। अगला टॉपिक आता है सरकार के प्रकार। कि सरकार निर्णय लेने और कानून बनाने या शक्ति को बनवाने के लिए सरकार के द्वारा कार्य किए जाते हैं और उनको पालन करना हमारा दायित्व होता है। लोकतंत्र में लोग ही सरकार को ये शक्ति देते हैं। कि हमारा देश क्या है, एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतांत्रिक देश मतलब कि हम जहाँ पे सरकार का चुनाव जनता खुद करती है, कोई राजा के बेटे या उसका वंशानुगत नहीं है। यहाँ पे जनता चुनाव करती है और अपनी मांगों को सरकार तक पहुंचाती है। लोग इस चुनाव के माध्यम से करते हैं, वह अपनी पसंद के नेता को वोट देकर सरकार बनाते हैं। लोकतंत्र में सरकार को अपने निर्णय एवं उठाए गए कदमों का आधार बताना होता है और सफाई देनी होती है। एक दूसरी तरह की सरकार होती है जिसे राजतंत्री सरकार कहते हैं। इसमें राजा या रानी के पास निर्णय या सरकार चलाने की शक्ति होती है। राजा के पास सलाहकारों का छोटा सा समूह होता है जिसमें वो विभिन्न मुद्दों पर चर्चा होती है। जैसे कि राजतंत्रात्मक में वो होता है कि राजा या रानी, और अगर राजा रानी है उसके बाद उनकी मृत्यु के बाद उन्हीं के ही आने वाले वंशज उसकी पीढ़ी को संभालते हैं। तो वह अपने अंतर्गत इन सभी मुद्दों पर बात करते हैं और अपने उन सभी मुद्दों में बात करने के लिए वो अपने में ही एक समूह का निर्माण करते हैं जिसमें वो सारे बातों को सोचते हैं। अंतिम निर्णय लेने की शक्ति केवल उसी के पास होती है। लोकतंत्र के समान राजतंत्र में भी राजा या रानी को अपने निर्णय या आधार नहीं बताने पड़ते और न ही अपने निर्णयों की सफाई देनी पड़ती है। लोकतांत्रिक सरकार में तो जनता अगर सरकार से प्रश्न पूछती है तो सरकार का दायित्व होता है कि वो इन सभी प्रश्नों का उत्तर दे। अब आता है लोकतांत्रिक सरकार। भारत एक लोकतंत्र है। इस लोकतांत्रिक व्यवस्था को पाने के लिए हमने लंबी लड़ाई लड़ी है। संसार में भी और कई देश हैं जहां लोगों ने लोकतंत्र लाने के लिए संघर्ष किए। कि आपको लोकतंत्र के लिए हमने लोगों के पास अपने नेता को चुनने की शक्ति भी दी है। कि सभी को, जनता को यह अधिकार दिया है कि सभी मिलकर हमें सरकार का गठन करना है या सरकार का चुनाव करना है। लोकतंत्र में मूलभूत विचार ये है कि लोगों को नियमों को बनाने में भागीदार बनकर खुद शासन करे। आज के समय में लोकतांत्रिक
लोकतांत्रिक सरकार को प्राय प्रतिनिधि लोकतंत्र कहते हैं। प्रतिनिधि लोकतंत्र में लोग सीधे भाग नहीं लेते बल्कि चुनाव की प्रक्रिया के द्वारा प्रतिनिधि को चुनते हैं। कि हम सीधे प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं करते, हम पहले नीचे से स्टेप बाय स्टेप यहाँ पर चुनाव होता है और स्टेप बाय स्टेप ही वहां तक पहुंचा जाता है। ये प्रतिनिधि मिलकर सारी जनता के लिए निर्णय लेते हैं। आजकल कोई भी सरकार अपने आप को तब तक लोकतांत्रिक नहीं कह सकती कि जब तक वो देश में सभी वयस्क नागरिकों को वोट देने का अधिकार न दे दे। कि हम उस सरकार को लोकतांत्रिक तब तक नहीं देंगे कि जिसमें सभी व्यक्तियों को जो 18 साल से ऊपर है उन सभी को वोट देने का अधिकार दिया जाए। क्योंकि इसके पहले जब हमारी सरकार लोकतांत्रिक नहीं थी तो उस समय वहां पर सभी को वोट देने का अधिकार नहीं था, सिर्फ कुछ ही व्यक्तियों को वोट देने का अधिकार दिया गया था। लेकिन जब तक लोकतांत्रिक सरकार बनाना है तो हमें सभी व्यक्तियों को समान वोट देने का अधिकार भी देना होगा। लेकिन ऐसा नहीं था। आप ये विश्वास कर सकते हैं कि एक समय ऐसा था जब लोकतांत्रिक सरकारें औरतें और गरीबों को चुनाव में भाग लेने की इजाजत नहीं देती थी। शुरुआती दौर में सरकार केवल उन्हीं पुरुषों को वोट देने की इजाजत देती थी जो पढ़े लिखे थे और जिनके पास अपनी संपत्ति होती थी। कि जो संपत्ति का मालिक होता था वही वोट दे सकता था। जिसके पास संपत्ति थी औरतें और उनको वोट देने का अधिकार से वंचित किया गया। इसका मतलब था कि औरतें, गरीबों और अशिक्षितों को वोट देने का अधिकार नहीं था। ऐसी स्थिति में उन्हीं नियमों के सहारे चलते थे जो गिने चुने पुरुष बनाते थे और उन्हीं के अनुसार सरकार गठन होता था। कि जो उन्होंने बोल दिया वही सरकार का कार्य होता था। भारत में आजादी से पहले बहुत ही कम लोगों ने वोट देने का अधिकार था, इसलिए जनता ने संगठित होकर और इस अधिकार की मांग की। गांधी जी समेत कई अन्य नेताओं ने इस अन्यायपूर्ण व्यवहार का विरोध किया। उन्होंने भी जोर शोर से अपनी ये मांग की और 1931 में यंग इंडिया पत्रिका में लिखते हुए गांधी जी ने कहा कि मैं ये विचार सहन नहीं कर सकता कि जिस आदमी के पास संपत्ति है उसी को वोट देने का अधिकार दिया जाएगा, लेकिन वो आदमी जिसके पास चरित्र है, संपत्ति या शिक्षा नहीं है, वो वोट नहीं दे सकता। जो दिन भर अपना पसीना बहाकर ईमानदारी से काम करता है वो चोट नहीं दे सकता क्योंकि उसने गरीब आदमी होने के का गुनाह उसने किया है। तो इट मीन्स ये हुआ कि हम यहाँ पर जब तक हम अपने देश को पूर्ण रूप से सही सरकार में नहीं बदल सकते, क्योंकि अगर व्यक्ति यही सोच रहे कि हम शिक्षित व्यक्ति को ही वोट देने का अधिकार है, अशिक्षित व्यक्ति को वोट देने का अधिकार नहीं है, या जिनके पास संपत्ति है वही वोट देंगे, जिनके पास संपत्ति नहीं है वो वोट नहीं देंगे। लेकिन जब से हमारी सरकार लोकतांत्रिक रूप को धारण किया, धीरे धीरे हमारे यहाँ पे बहुत सारे बदलाव आए और इसके लिए बहुत सारे नेताओं ने, हमारे गांधी जी ने, उनके साथ अन्य नेताओं ने मिलकर उसमें अपना आंदोलन, उन्होंने बहुत सारा अपना सहयोग प्रदान किया और उसके लिए उन्होंने बहुत सारे आंदोलन भी किए। आपका चैप्टर खत्म है, चैप्टर 3 सरकार क्या है, ये आप सबको समझ में आ गया होगा। और ना क्या बोलते हैं, इसके पहले जितना भी वर्क है वो अपनी कॉपी चेक करने के लिए स्कूल में भेज सकता है। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।